देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। देश के 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर एक बार फिर सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अपनी खोई हुई साख कैसे वापस पाएगी और जीत का समीकरण कैसे साधेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उन पर नए सिरे से अभेद रणनीति बनाने के लिए रविवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध, कानपुर और गोरखपुर क्षेत्र के सीनियर पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। मीटिंग में चुनौतियों पर मंथन किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 255 और एनडीए गठबंधन को 274 सीटें मिली। इस तरह एनडीए गठबंधन को 129 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो बीजेपी को सिर्फ 33 और एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली। इस तरह पार्टी को 44 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये हारी हुई सीटें 2027 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को तीनों विधानसभा क्षेत्रों और जिलों के पदाधिकारियों को मीटिंग में बुलाया गया। इसमें पदाधिकारियों के अलावा इस क्षेत्र के एक्सपर्ट सीनियर कार्यकर्ताओं को खास तौर पर बुलाया गया। इसमें पुराने पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया और मीटिंग में कहा गया कि इन सीटों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें, पिछले चुनाव की कमियों पर मंथन करें और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव भी दें। साथ ही इलाके में लोगों के बीच जाएं। राज्य की नई टीम बनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह ने मीटिंग की। इस मीटिंग में मोर्चा और क्षेत्रीय अध्यक्षों से 15 जुलाई तक नई टीमों की घोषणा करने को कहा गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एक्टिव सदस्य और पदाधिकारी हैं, उन्हें इस नई टीम में जगह दी जाए और जो इनएक्टिव हैं, उनकी जगह नए पदाधिकारी बनाए जाए। बता दें कि बीजेपी के पास अभी 16 प्रवक्ता हैं। ये सभी प्रवक्ता पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के समय से पद पर हैं। इस बार मुख्य प्रवक्ता का पद बनाया गया है और सूत्रों का कहना है कि पुराने प्रवक्ताओं में से 7 से 8 प्रवक्ता बदले जा सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि जो प्रवक्ता निष्क्रिय है, उनकी जगह नए प्रवक्ता तैयार किए जाएं। पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले प्रवक्ताओं की ऐसी टीम बनाना चाहती है जो मीडिया में पार्टी का बेहतर तरीके से प्रचार कर सके। पूरी तरह से नई टीम होने से अनुभव कम होगा। इस तरह पार्टी पहले ही काम कर रहे अनुभवी प्रवक्ताओं को ना छेड़ने की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि यह बदलाव जुलाई के आखिर तक हो सकता है। अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज पेश होने वाले यूसीसी बिल की। इस विधेयक के आने से राज्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या इससे विवाह, उत्तराधिकारी और पारिवारिक कानूनों से जुड़े नियमों में नई व्यवस्था लागू होगी? साथ ही क्या इस कानून को लेकर लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर चल रही राजनीतिक बहस को नया आयाम मिलेगा? इस मुद्दे पर बंगाल सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, इस खबर में सब कुछ जानेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शुवेंदु सरकार सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश करने वाली है और इस विधेयक के आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और ये सबके लिए एक समान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसमें शामिल किया था और वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही राज्य में यूसीसी बिल आएगा। ऐसे में अब सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में ये बिल आ रहा है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम में
अपनाए गए मॉडल के हिसाब से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और कहा कि इसके लागू होने की जांच के लिए एक मौजूदा जांच अथॉरिटी के तहत एक कमेटी भी बनाई गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बिल का मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाला एक कॉमन सिविल लॉ बनाना है, चाहे धर्म कुछ भी हो। बयान सुनिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी यूसीसी बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यूसीसी बिल पर सरकार पूरी प्रक्रिया कर रही है। बीजेपी का इस मामले में क्लियर स्टैंड रहा है। जनजातीय समुदाय यूसीसी बिल से बाहर रहेंगे, इसका काम सरकार को पता है और सरकार अपना काम करेगी, लेकिन 4 बीवी 14 बच्चे पर रोक लगेगी। बयान सुनिए। बीजेपी का स्टैंड क्या है पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा दुनिया को मालूम है। तो बीजेपी का सरकार बना तो यूसीसी तो आएगा ही। कब आएगा ये शुभेंदु अधिकारी बता सकते हैं, हम पार्टी का बात बता सकते हैं, लेकिन सरकार अलग है। पश्चिम बंगाल में पहले पार्टी और सरकार एक था। इस बार हम लोग निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनेगा। तो पार्टी का स्टैंड, पार्टी शुभेंदु अधिकारी को भी मालूम है, जो मंत्रिमंडल में उन लोगों का भी मालूम है, और कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है। आदिवासियों को कैसे बाहर रखना है, उसको संख्या कैसे बढ़ाना है। बहुत लोग तो एकदम लय की तरफ जा रहे हैं, उसको रोकना है, पीएम जनमन को लागू करना है, ये एक तरफ रहेगा और उसका साथ साथ ये भी चलेगा 4 बीबी 14 बच्चा, इसका ऊपर भी सरकार का ध्यान है। बीजेपी वहीं बीजेपी विधायक सरबोरी मुखर्जी ने भी यूसीसी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में कई मुद्दों को हल करने के लिए ये जरूरी है। मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों से निपटने के लिए कानून बनाना बहुत आवश्यक है। पिछले 15 सालों में जुल्म हुए हैं और बॉर्डर से सटे इलाकों की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। सुनिए बयान। देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो जिस कारण चेंज हो रहा है, तो इसके ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं थे, ये भारत के लिए भी थ्रेट के जगह में पहुंच गए थे। जैसे सीमावर्ती जो अंचल है, बॉर्डर लाइन जो एरियाज है, जो विधानसभा है, उसमें हमारे डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो गए थे। तो इसके लिए चिंतित थे, पूरे देश चिंतित थे। तो यूसीसी बिल आने के बाद हम लोग को पता है कि ये जो आप मानिए कि हमारे जो 3 तलाक जैसे कि मुसलमान के लिए भी, राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए भी ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और यूसीसी बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं भाजपा। ये भाजपा और पश्चिम बंगाल सरकार इक्वालिटी की बात करते हैं। हम लोग ऑलवेज इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं। देखिए, अगर बात करें यूसीसी के बारे में, तो ये एक ऐसा कानून है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होती है, यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चे, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक अधिकार जैसे सभी नागरिक मामलों में समान अधिकार लागू होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों के हिसाब से व्यक्तिगत कानून लागू है, लेकिन यूसीसी बिल लागू होने के बाद सभी व्यवस्थाओं में एक ही कानून लागू होता है। पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल का मुख्य उद्देश्य अलग अलग धर्मों के आधार पर चल रहे कानूनों की जगह पर एक कानूनी व्यवस्था लागू होगी। इस प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान सिविल ढांचा बनाना है। ऐसे में आज पेश होने वाला ये विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा मुख्य विषय
विषय रहेगा, क्योंकि ये विधेयक पहचान, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक अधिकारियों, पर्सनल लॉ व राज्य के अधिकार के बीच संबंधों पर एक व्यापक बहस का आधार बनेगा। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश से आ रही एक बड़ी राजनीतिक खबर की ओर, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राज्य में एक नई पार्टी का गठन हो सकता है, जो चुनावी मैदान में तीसरे मोर्चे के रूप में उतरने की तैयारी में है। आखिर कौन सी है वो नई पार्टी, इसके पीछे क्या है रणनीति, और बीजेपी के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने ऐसा दावा क्यों किया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है। यहाँ मुकाबला अक्सर दो प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है, मगर चुनाव से पहले अब एक और दल बनाने की बात चल रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने यह दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनने की संभावना है। ये वही मारकंडा है जिन्हें साल 2024 में बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उन नेताओं से मिल रहे हैं जो खुद को पार्टी में हंसिए पर और दबाव में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च अप्रैल में एक नई पार्टी शुरू की जा सकती है। मारकंडा ने कहा कि हम पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, अब वरिष्ठ नेताओं से फिर बातचीत शुरू करेंगे। पूर्व विधायक का दावा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में सम्मान और जगह नहीं मिलती। उन्हें घुटन महसूस होती, इसलिए एक नई पार्टी की दरकार है जो वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करे और आम लोगों के कल्याण का काम करे। मारकंडा को बीजेपी ने पार्टी से इसलिए निकाला था क्योंकि उन्होंने 2024 के विधानसभा उपचुनाव में लाहौल और स्पीति से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मारकंडा के तीसरे मोर्चे की बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की जल्द से जल्द लॉन्च होना चाहिए ताकि नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्य करने का समय मिल सके और गंभीर नेताओं को शामिल किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आखिरी समय में पार्टी का गठन करना और जिन उम्मीदवारों को बीजेपी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला उन्हें टिकट देना अतीत में कारगर साबित नहीं हुआ है। वहीं भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि बातचीत जारी है और हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि हिमाचल में तीसरे मोर्चे की चर्चा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार तीसरी पार्टी बनाने की कोशिशें हो चुकी है। हिमाचल की सियासत में जब भी कोई तीसरी पार्टी बनती है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। इस तरह की पार्टियां अक्सर कांग्रेस या बीजेपी के बागी नेता ही बनाते हैं, इसलिए मौका मिलते ही वे वापस अपनी पुरानी पार्टियों में ही लौट जाते हैं। अब चर्चा करते हैं उस खबर की जिसका लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार था। देश में जहां एक और 8वें वेतन आयोग की लागू करने की तैयारियां जोरों पर है, वहीं ताजा रिपोर्ट्स और आर्थिक आंकड़ों से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग के पूरी तरह लागू होने से पहले ही कर्मचारियों के डीए में एक और बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर कब होगी 8वें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया और कब से कर्मचारियों को मिलेगा उनका हक। आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आने वाले दिन बड़े ही राहत लेकर आ सकते हैं। देश में जहां एक तरफ 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की नजरें अब अगले महंगाई भत्ते पर टिक गई हैं। ताजा रिपोर्ट्स और आर्थिक आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार नए वेतन आयोग के पूरी तरह लागू होने से पहले ही कर्मचारियों के डीए में एक और बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। नियम के मुताबिक केंद्र सरकार साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। आखिरी बार जनवरी 2026 में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 60% पर पहुंच गया। अब अगला डीए हाइक जुलाई 2026 से दे है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान सरकार द्वारा सितंबर या अक्टूबर 2024 के आसपास किया जाएगा। महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मानसिक आंकड़ों के आधार पर होता है। मई 2026 तक जो आंकड़े
आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि बाजार में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विशेषज्ञों के साथ ही अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस बार भी डीए में 2 से 3% तक की वृद्धि होना लगभग तय है। अगर सरकार 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 हो जाएगा। कई कर्मचारियों के मन में ये असमंजस है कि क्या 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद मौजूदा डीए मिलना बंद हो जाएगा। इसका जवाब ना है। दरअसल सरकार ने नवंबर 2025 में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और वर्तमान में आयोग कर्मचारी संघों के साथ बैठकें कर रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे के तहत ही हर 6 महीने में नियमित डीए हाइक मिलता रहेगा। नया वेतनमान लागू होने के बाद पुराने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और नए सिरे से डीए की गणना शुरू होगी। खास बात यह है कि नए वेतन आयोग की संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 है, इसलिए भविष्य में कर्मचारियों को इस पूरी अवधि का एरियर भी मिलेगा। अब बात महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां नीट और टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। आखिर विपक्ष ने सरकार पर कौन-कौन से गंभीर आरोप लगाए, इस मामले में क्या-क्या मांगे उठाई गई और क्यों सदन में इतना हंगामा हुआ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में आज यानी सोमवार को नीट और टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं से महाराष्ट्र की पूरे देश में बदनामी हो रही है और लाखों छात्रों तथा शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। चर्चा के दौरान विजय वडेट्टीवार ने कहा कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर बार-बार परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में क्यों विफल हो रही है। वडेट्टीवार ने हालिया टेट पेपर लीक मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, पेपर तैयार करने वाली एजेंसियों, संबंधित कंपनियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके दूसरे राज्यों से भी संबंध सामने आ रहे हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। उन्होंने साल 2018 के टेट घोटाले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस मामले के आरोपी अभिषेक सावरकर को बाद में भाजपा में शामिल किया। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले में बार-बार क्रिस्टल कंपनी का नाम क्यों सामने आ रहा है। सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि कहीं ये सरकार प्रायोजित घोटाला तो नहीं है। वडेट्टीवार ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए ताकि छात्रों का विश्वास बहाल हो सके। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब देने से विफल है। विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर भी नहीं दिया गया। इसके विरोध में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हुई इस तीखी राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में,
फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।